नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर हैं। पीएम जमूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अरबन नक्सलियों के पास है। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और अब देखिए, ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं, वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया?
सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? वहीं चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरवन नक्सलवाद का जिक्र किया। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है, जो दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। तो वहीं इंदौर 1 से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनावी ताल ठोकेंगे। इसके अलावा जबलपुर से सांसद राकेश सिंह चुनाव रण में उतरेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, इसको लेकर बीजेपी ने लिस्ट को जारी कर दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद सिंह पटेल। कैलाश विजयवर्गीय जाना माना चेहरा इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ केकेसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम मोदी ने साकार कर पूरा कर रही है। उनके दर्शन पर ही स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम किया जा रहा है। उनका दर्शन सरकारों के लिए मार्गदर्शिका है। किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे।
महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है, जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज जब उनके इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सब की ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं, मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा
रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। ओबीसी के राहुल गांधी को दिए गए चैलेंज पर सांसद संजय राउत ने कहा कि ओबीसी साहब को राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वो हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वह देश में कहीं भी ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा यह कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए, वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच लिया। भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने सोमवार को हांगझो के पिंगफैंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त दी। भारत ने 117 रन का लक्ष्य रखा और जवाब में श्रीलंका से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए हैं। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन हसनी परेरा 25 रन बनाए, नीलाक्षी डी सिल्वा ने 23 रन और ओशादी रणसिंगे ने 19 रन का योगदान दिया। इन तीनों को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई प्लेयर 15 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। कप्तान चमारी अट्टापट्टू 12 और अनुष्का संजीवनी 1 रन पर ही जुटा पाई। भारत के लिए तितास साधु ने 3 जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट चटकाए हैं। दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर और देविका वैद ने 1-1 शिकार किया। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।